कंक्रीट के बारे में कि हम लोग ऐसा सिस्टम बना रहे हैं या फिर ऐसी कंक्रीटिंग करें या फिर ऐसा 15 मिनट तुम्हारे पास है अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए और 5 मिनट क्वेरी के लिए है, तो डिटेल में दो। लास्ट टाइम क्या बताया था उसको भूल जाओ। हाँ, अपना डिटेल में बताओ क्योंकि ऑडियंस आपके पास नहीं है। तो डेकोरेटिव कंक्रीट क्या चीज है? डेकोरेटिव कंक्रीट का सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि कंक्रीटिंग जैसे वॉल की फिनिशिंग या फिर किसी भी रूम की या फिर घर की फिनिशिंग अगर होती है तो उसको किस हिसाब से हम लोग फिनिशिंग दें या फिर डेकोरेट करें कि हमारा रूम दिखने में एस्थेटिक हो। आजकल की जनरेशन में सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रूम को ऐसा अगर प्रेजेंट करते हो या फिर रूम बनाते हो तो वो कितना एस्थेटिक आपको दिख रहा है, कितना फीलिंग आपको लुक प्रोवाइड कर रहा है, वो इससे आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हो। तो उसी चीज को बताने के लिए या फिर किस हिसाब से वो बना है उस पूरी टेक्नोलॉजी को कहते हैं डेकोरेटिव कंक्रीट ट्रांसफॉर्मिंग स्पेसेस इनटू स्टाइल्स। जो मैंने सीधा सीधा बोला, एस्थेटिक बनाना है किसी भी रूम को लेकिन कम पैसों में और ऐसा जो ज्यादा चले। सबसे पहली बात, व्हाट इज डेकोरेटिव कंक्रीट? डेकोरेटिव कंक्रीट अगर ऐसे इस पिक्चर में देख रहा हो, ठीक है, इससे ही ऐसा लग रहा होगा जैसे देखने में तो खराब लग रहा है ना, लेकिन वॉल के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो किसी लोगों को ये ऐसा लग रहा होगा जैसे वॉल जैसे टूट रही हो या फिर कोई अदर चीज, कोई और चीज, ठीक है। लेकिन इसमें कई जगह पे जैसे अगर आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह में जाओ तो फिर उसमें आपको वॉल स्टेन्स में सेम पैटर्न ये यूज होते हैं। सेम पैटर्न्स इन द सेंस जैसे यहाँ पे ऐसे कटिंग मिलेगी आपको, सेम पैटर्न्स मिलेगा। कलर्स आपको मॉडर्न आर्ट जो होती है उसमें आपका कुछ नहीं है, बस की जो कलर स्ट्रोक्स हैं, कलर हम लोग बस डाल देते हैं, उसमें कुछ शेप्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस उसमें आउटलाइन ही कर देते हैं। तो इसी में हम लोगों को डेकोरेटिव कंक्रीट हम लोगों को यही बताता है कि केवल इसी चीज को हम लोग इस हिसाब से बना दें कि हम लोगों को ये देखने में बहुत अच्छी दिखे, अपीलिंग लगे, एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करे हमारे रूम को या फिर किसी या फिर हमारी पूरी बिल्डिंग को एट अ टाइम ऑफ कंक्रीटिंग। फिर डेकोरेटिव कंक्रीट हम लोगों को क्यों चूज करनी चाहिए? जो मैंने सबसे पहली चीज बताई थी, एस्थेटिक अपील। एस्थेटिक आप लोगों को जितनी ये जो जनरेशन है, आप लोग सबसे ज्यादा फोकस किसमें करते हो? एस्थेटिक देखिए। आप लोग कोई भी अगर नॉर्मल में बात करो तो फिर कोई अगर स्टूडियोज वगैरह देख लो तो उससे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। फिर जैसे अगर आप नई कार लेने जाते हो तो आपको उसमें एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है कि आपके पूरी तरफ चारों तरफ कार्स में लाइट्स जलेंगी, या फिर रूम के चारों कॉर्नर्स में हम लोग क्या करते हैं एम्बिएंट लाइटिंग के लिए एलईडी लाइट्स, जो स्ट्रिप लाइट होती है पतली पतली सी, आप वो स्ट्रिप लाइट्स रूम के कोने कोने में लगा देते हो। वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी एस्थेटिक्स को बढ़ाता है। अब उससे भी हम लोगों का डेकोरेटिव कंक्रीट ऐसा लोग बना लेते हैं कि वही सेम कलरफुल स्ट्रिप्स हम यूज करते हैं, लेकिन वो इस मैनर में होता है कि आपका जो लाइट है वो चुभती नहीं है आपको, वो एक अपीलिंग लुक प्रोवाइड करती है। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। क्यों? अगर ऐसा तो लोग चाहेंगे नहीं कि अगर हम लोग कोई रूम या फिर घर आज बनाए हैं, 1 साल 2 साल 5 साल वो रूम खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि किसी भी एक रूम की या फिर हाउस की कोई भी अगर वेल मेंटेन्ड हाउस जैसे है तो उसकी मेंटेनेंस लाइफ जो होती है वो 10 से 15 इयर्स होती है। तो हमारा डेकोरेटिव कंक्रीट बनाने का सबसे पहला मेन फोकस, मेन टारगेट यही होता है कि हमारा वो ड्यूरेबल रहे, प्लस बहुत अच्छे लंबे टाइम तक चले, मेंटेनेंस उसमें ज्यादा लोगों का मेंटेनेंस में खर्चा ना आए। थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट एफिशिएंसी सबसे बड़ा पॉइंट आता है। क्यों? अगर कोई मिडिल क्लास, इंडिया की इकोनॉमी में सबसे लार्जेस्ट शेयर कौन प्रोवाइड करता है? मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के लिए वो चीज अवेलेबल नहीं होती है कि आप बहुत महंगे शौक पूरे कर पाओ या फिर आप बहुत ही ज्यादा महंगी एस्थेटिक्स अपना पाओ। तो उसमें हम लोगों का यही सिस्टम है कि कॉस्ट इफेक्टिव अगर रहेगा तो जैसे अगर इस रूम में भी देखा जाए तो फिर ये जो लाइनिंग्स कटी हुई है ये भी एक तरीके से एस्थेटिक लुक या फिर कोई तो ऐसा लुक प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इस लाइंस में हम लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है कि इसमें इसकी स्ट्रेंथ नहीं कम हो रही है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ते में काम होगा। तो अगर हम लोग किसी और रूम्स में भी या फिर किसी और कोई और कंक्रीटिंग भी करते हैं, फिर कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसके वजह से हम लोग अपने रूम को अपीलिंग बनाएं या फिर कोई किसी भी टाइप का डेकोरेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारा कम पैसों में। दूसरी चीज, लो मेंटेनेंस। लो मेंटेनेंस मैंने पहले बताया था कि ऐसा रूम हम लोग बनाए या फिर ऐसा कुछ भी डेकोरेशन करें किसी भी रूम या फिर उसमें बिल्डिंग में जो कि हम लोगों का लंबे टाइम तक चले और हम लोगों का मेंटेनेंस को कम आए। कॉस्ट इफेक्टिव तभी होगा जब मेंटेनेंस उसमें कम आएगा। तो ये चारों पॉइंट जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चलते हैं।
उसके बाद है टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव कंक्रीट फिनिशिंग, और उसमें स्टैम्प कंक्रीट, स्टेन कंक्रीट, पॉलिश कंक्रीट और कंक्रीट ओवरलेज। सबसे पहली बात करते हैं स्टैम्प कंक्रीट पे। तो फिर जैसे टाइलिंग्स वगैरह यूज होती हैं, आजकल के टाइम पे टाइलिंग्स बहुत कम लोग यूज करते हैं। कई कई जगह पे आपका टाइलिंग्स की जगह पे अलग अलग डिफरेंट कलर्स के या फिर पैटर्न्स के टाइल्स ही लगाते हैं, लेकिन वो इस मैनर में लगाते हैं जो टाइल जो होती है वो एक पर्टिकुलर शेप की होती है। सारी पूरी सेट ऑफ टाइल्स जो है पूरे रूम में जितना आप लगाओगे, पूरे फ्लोर में जितनी भी टाइल्स लगाओगे, सब एक डेफिनेट शेप की होगी, डेफिनेट साइज की होगी। लेकिन इसमें आपका डेफिनेट शेप साइज नहीं मैटर करता है, इसमें मैटर करता है कि आपका लुक अच्छा है। सेकंड है स्टेन कंक्रीट। स्टेन कंक्रीट का यही मतलब है कि या फिर आप उसमें एसिड स्टेन्स लगा, किसी भी टाइप से आप स्टेन लगाओ, स्टेन ऐसा लगे जो देखने में हम लोगों को अपीलिंग लगे। इसमें हम लोग किसी भी टाइप के टाइल्स वगैरह का यूज नहीं करते। इसे हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट, सबसे पहले तो फर्स्ट बनाते हैं पत्थर का या फिर किसी भी चीज का, और उसके ऊपर हम लोग कंक्रीटिंग जो करते हैं, उस कंक्रीट के ऊपर हम लोग एपॉक्सी कोटिंग करते हैं। एपॉक्सी कोटिंग में हम लोग अलग अलग डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं, और उन कलर्स को हम लोग अपने हिसाब से इस ऐसे सेट करते हैं कि उनको दिखने में एक एस्थेटिक और अपीलिंग लुक प्रोवाइड करे। फिर है पॉलिश कंक्रीट। पॉलिश कंक्रीट सब बहुत काफी हद तक स्टेन कंक्रीट की तरह, बस डिफरेंस ये है, स्टेन कंक्रीट में हम लोगों का जो पैटर्न होता है वो सेट नहीं होता, लेकिन पॉलिश कंक्रीट में हम लोगों को एक सेट पैटर्न यूज करना होता है। फिर आता है कंक्रीटिंग ओवरलेज। कंक्रीट ओवरलेज का यही मतलब है कि अगर कहीं पे लोग कहीं पे देखा होगा, अगर फ्लोर को देखा जाए तो फिर उसमें आपको ऐसा लुक प्रोवाइड होता है जैसे किसी एक फ्लोर टाइल के ऊपर एक दूसरी टाइल प्लेस हो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर पैर रख के देखो तो फिर वो एक सेम लेवल की शो होती है, एक सेम लेवल उसमें आता है। तो यही चीज हम तो कंक्रीट ओवरलेज में यही सीधा पॉइंट है कि देखने में हम लोगों को एलिवेटेड या फिर अलग टाइप का दिखे, लेकिन एक कंटीन्यूअस प्लेन में हम लोगों को मिले वो फ्लोर। आगे डिजाइन पॉसिबिलिटीज, जो कि कलर, टेक्सचर, पैटर्न्स। अलग अलग कलर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था कि कंक्रीट में टाइलिंग वगैरह जो होती है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले जो होता है हम लोगों का वो शेप एंड साइज का होता है। तो हमारा डेकोरेटिव कंक्रीट में कोई शेप एंड साइज का कुछ मैटर नहीं होता है, बस ये होता है कि ऐसा शेप और साइज, शेप से मैटर नहीं होता, साइज से मैटर होता है कि अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी आपकी वो न रह जाए, स्पेस ना छूटे। दूसरा आता है टेक्सचर। टेक्सचर आपका स्मूथ, रफ और इंडिकेट पैटर्न्स आने चाहिए। पैटर्न्स जो मैंने पहले बताया था कि अगर आप स्टेट कोटिंग करते हो या फिर किसी भी टाइप की कोटिंग करते हो या फिर किसी भी टाइप का अलग डिजाइन बनाते हो तो उसमें आपका टेक्सचर स्मूथ आना चाहिए। रफ टेक्सचर बिल्कुल आई को अपील नहीं करता। फिर आता है पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक, ऑर्गेनिक और कस्टम डिजाइन। पैटर्न्स तो हम लोगों को पहले मैंने बताया, पैटर्न आप कोई भी फॉलो कर लो। डेकोरेटिव कंक्रीट में कहीं पे भी पैटर्न का कोई नामो निशान नहीं है। इसमें आप देख लो कोई सेम पैटर्न नहीं यूज हुआ है। पैटर्न हम लोग नहीं यूज करते हैं, हम लोगों का बस की रोल जो होता है, हम लोग एक ही चीज को माइंड में रखते हैं उस टाइम पे कि हमारा जो डेकोरेटिव कंक्रीट जो भी हम लोग फ्लोरिंग कर रहे हैं या फिर अगर हम लोग वॉल बना रहे हैं, दिखने में अपीलिंग हो, एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करे, बस। फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस। सबसे पहले हम लोग सरफेस को डिजाइन करते हैं कि हमारा सरफेस अच्छा रहे, एकदम स्टेडी हो, ऊपर खापड़ प्लेन ना हो। दूसरा है अप्लाई बेस कोट। बेस एक बार अगर आपका अगर आपका बेस एकदम प्लेन है तो उससे हम लोग पॉलिश करते हैं कि वो स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करे। उसके बाद है डिजाइन एप्लीकेशन, जो भी हम लोगों को अलग अलग डिजाइन चाहिए होती है वो हम लोग डिजाइन में उसमें लगाते हैं। उसके बाद आता है आपका कोर कंक्रीट। कोर कंक्रीट का मतलब वही है जो मैंने बताया था कि कलर वगैरह जब आपने बना लिया तो उसका कलर तुरंत नहीं सूखता है, कलर टेक्स टाइम। तो उसका हम लोग कलर को उसको सुखाते हैं, प्लस उसकी पॉलिशिंग होती है, प्लस उसके ऊपर एक और ओवरकोट डाली जाती है जिसकी वजह से वो जो दिखने में लोगों को एक अपीलिंग लुक प्रोवाइड करे। फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेकोरेटिव कंक्रीट। एप्लीकेशन देखो, इस रूम में, पूरी बिल्डिंग में, कहीं पे भी जहां पे आपका रूम हो, बिल्डिंग हो, मॉन्यूमेंट हो, एरिया, कोई सा भी एरिया हो, या फिर आपका पासवे ही क्यों ना हो, कॉरिडोर हो या फिर स्टेयरकेस हो, ये ऐसी चीज है जो कहीं पे भी आपका फंक्शन वर्क करेगी। आपको हर जगह पे डेकोरेटिव कंक्रीट देनी आपके ऊपर है। अगर आप प्लेन रखना चाहो आप वो प्लेन रख लो,
आप अगर उसको प्लेन रखना चाहो आप प्लेन रख लो, अगर आपको उसमें डेकोरेशन प्रोवाइड करनी है, फिर अगर आपको अलग अलग पैटर्न डिजाइन कुछ भी करना है तो आप उसको यूज कर लो। फिर अगला आता है मेंटेनेंस एंड केयर फॉर लास्टिंग ब्यूटी, जो कि मैंने बताया मेंटेनेंस कहाँ आएगा, मतलब सीधा सीधा यही है कि ड्यूरेबल हो, मेंटेनेंस कम हो। ड्यूरेबल का मतलब यही है कि अब हमने जो डिजाइन बनाई है या फिर हमने जो कुछ इसके ऊपर पैटर्न्स बनाए हैं या फिर जो भी हम लोगों ने किया है उसके ऊपर जो भी हम लोगों ने अपना आर्ट वर्क या फिर इमेजिनेशन उस कंक्रीट पे उतारा है और हमारा लॉन्ग टाइम तक हमारा दिखता रहे और एकदम स्लीक लुक प्रोवाइड करे। एक मिनट का मौन ले लेते हैं। एक मिनट लेता है। तुम क्वेश्चन समझ पूछ रहे हो, तैयार किया हो ना? क्वेश्चन तैयार कर रहे हो? सिविल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो अपना पूछ सकते हैं, लेकिन इधर है सिविल सेकेंड ईयर ये सिविल फर्स्ट ईयर है। लेकिन सीनियर जूनियर का सम्मान रखते हुए क्वेश्चन पूछना, ठीक है? लड़ने वाले टोन में क्वेश्चन नहीं पूछना है कि नहीं ये बताओ वो बताओ, सही है या गलत है वो जो सुन रहे हैं टीचर्स वो डिसाइड करेंगे, ठीक है? लेकिन बहस नहीं करना, आप क्वेश्चन पूछिए, जवाब जो देते हैं उस हिसाब से उनको मार्क्स मिलेगा, ठीक है? अरे वो एक मिनट लेता है, फ्लैश हो जाता है तो दिक्कत होती है। एक मिनट, अभी कितनी स्लाइड? जो मैंने अभी भी बोला था कि हमारा डेकोरेटिव कंक्रीट का हमारा कोई बाउंड्री नहीं होता कि कहाँ पे हम लोगों को बनाना है। डेकोरेटिव कंक्रीट हमारा किसी भी पास वे में लिविंग एरिया, कोई भी एरिया या फिर हमारा रूम या फिर हॉल ही क्यों ना हो, किसी भी जगह पे हम लोग डेकोरेटिव कंक्रीट को यूज करके हमारे लुक्स को भी और ज्यादा अपीलिंग और एस्थेटिक प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बताओ अगर कोई सवाल हो। डेकोरेटिव कंक्रीट में मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है? सर डेकोरेटिव कंक्रीट में हम लोग जो कंक्रीटिंग के लिए मटेरियल्स यूज करते हैं वही सेम, और अगर यहाँ हम लोग कोटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एपॉक्सी पेंट्स, एपॉक्सी पॉलिशेस और एपॉक्सी क्या होता है बता दो सर। एपॉक्सी एक मटेरियल का नाम है सर। मेरा क्वेश्चन है हेलो भैया, डिसएडवांटेजेस बताने से कोई प्रीवियस का उसके डिसएडवांटेज नहीं होते। क्यों नहीं होते? हां फिर नहीं सर, अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए मुझे, कोई भी चीज अगर हमने क्या कहा, तुमने प्रश्न पूछा उन्होंने जवाब दिया, बस सही है या गलत है वो डिसाइड करेंगे टीचर, ठीक है? बहस एपॉक्सी भी इसमें बताओ क्या होता है? लिक्विड होता है, मटेरियल को भी यूज किया जाता है।
आप फ्लोइंग ग्रेडियंट और किसी चीज को नहीं कर सकते उसको डेकोरेट करने के लिए कंक्रीट के बाहर ये कंक्रीट के अलावा आपको अलग नहीं फ्लोर तो अलग अलग टाइप के होते ही हैं, ठीक है। फ्लोर कंक्रीट का भी होता है, ब्रिक्स का भी होता है, ठीक है। तो वो तो प्लेन फ्लोर है, जैसे ये वाला फ्लोर है, और लोगों का ब्रिक का फ्लोर, ठीक है। ब्रिक को नॉर्मली फिनिशिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर हम लोगों को इसमें डेकोरेटिव प्रोवाइड करें या तो टाइल यूज कर लो, तो टाइल में सही होना चाहिए, पर्टिकुलर शेप में सही होना चाहिए। दूसरा ऐसा जो भी आप टाइल यूज कर लो, उसमें ये होता है कि फिक्स शेप और साइज होता है, तो एपॉक्सी में कुछ कलर वलर भी तो मिलाते होंगे? यस सर, कलर ग्रेडिंग आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हो जो आपको चाहिए। इसमें वो कॉम्पैक्शन के लिए टाइमिंग कितनी होती है? सर 24 से 48 आवर्स। और कोई क्वेश्चन? सर बता नहीं रहा चलिए ठीक है। इसके लाइफ साइकिल कितनी होती है? इसकी लाइफ साइकिल अगर नॉर्मल फ्लोर अगर हूं तो इसकी लाइफ साइकिल आपकी जितना आपका घर चलेगा उतने आपका फ्लोर चलेगा, ठीक है। उससे अगर आप ऊपर से भी काम कराते हो तो उसका घर तो उसकी लाइफ बढ़ती बढ़ती है, लेकिन अगर आप कंक्रीट फ्लोरिंग करवा रहे हो उसका तो फिर आपकी एवरेज लाइफ स्पैन जो बात नहीं। 20 इयर्स की आती है और उसकी मेंटेनेंस आपको 15 to 20 इयर्स में आपको करनी पड़ती है। अगर इसके ऊपर टाइल्स लगवा दी तो इसका मतलब है अगर हम टाइल्स लगा लो तो क्या करनी हो? टाइल्स क्या? ये ना लगवा के हम लोग अगर टाइल्स लगवा ले अरे अच्छे से ये ना लगा करके अगर उसका टाइल उसमें कोई इशू नहीं है। टाइल करवाओ, टाइल में बस ये है कि एक सटल लुक प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारा फोकस क्या है कि वो डेकोरेटिव कंक्रीट लगाने का कि हम लोगों को एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करें। एक मिनट, जस्ट मिनट, इनके क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं कि एपॉक्स ये जो डेकोरेटिव कंक्रीट है इसको और टाइल्स लगाने को दोनों में बेहतर क्या है, किसके क्या फायदे और नुकसान है, किसके क्या मतलब दोनों के फायदे और नुकसान बताओ बस। ये नहीं है कि भैया बस सर दोनों अगर टाइल लेके सबसे पहले बात तो उसमें नहीं हो सकती, वॉल्स में नहीं हो सकती, वॉल्स में पर्टिकुलर हाइट तक होती है, ठीक है। बात फ्लोर की अगर करें तो टाइल्स और एपॉक्सी का हम लोगों का मेन जो यूज कर रहे हैं हम लोग लुक्स प्रोवाइड करने के लिए। टाइल जो हमारा लग रहा है वो एक सटल लुक प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर हम लोगों को वही सटल लुक की जगह पे हम लोगों को चाहिए कि हमारा वो एस्थेटिक लुक दे और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, मॉडर्न टाइम जो है उसको सूट करे वो, तो हम लोग उसमें एपॉक्सी यूज करते हैं। बाकी फायदे नुकसान दोनों के सेम ही है, लाइफ साइकिल दोनों की सेम है, दोनों को स्ट्रेंथ किसका बेहतर है? स्ट्रेंथ सर आपके एपॉक्सी की ज्यादा बेहतर मिलेगी अदर देन टाइल्स, क्योंकि टाइल्स सर एक तरीके से कांच की होती है, अगर उस पे हैवी वेट एकदम से इम्पैक्टफुली लगा या फिर अगर कुछ हैवी चीज उसमें रख दी, अगर कुछ जैसे यही अगर एकदम से छूट गया ऊपर से तो वहां पे क्रैक कर देगा। क्रैक वो ऐसा होता है जो पूरा एक ब्लॉक होता है टाइल का वो पूरे चिपकाता है, लेकिन एपॉक्सी में अगर कहीं पे भी कुछ भी क्रैक होगा तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो ड्रिल करता हुआ चला जाएगा, तो आपका क्रैक वो छुप सकता है, उसको रिपेयर कर सकते हैं। हाँ टाइल में आपका रिपेयरिंग का सर एक ही चीज है कि आप पूरी वो टाइल ये हम डिसाइड करेंगे ना, तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, बहस नहीं करना है। टाइल आपको पूरी निकालनी पड़ेगी, उसके शेप अगर आपने शेप्स वगैरह करेंगे तो फिर वहां पे उस शेप को जो मैच करे वैसी वाली टाइल आपको वो लगानी पड़ेगी, लेकिन एपॉक्सी में सब कोई सीन नहीं है। मेंटेनेंस की जरूरत इसमें कितनी है? मेंटेनेंस की जरूरत सर आपको टाइल्स में ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उसमें पॉलिशिंग वगैरह होती है, और अगर टाइल में पानी अगर रह गया तो आपको स्लिप होने का चांस रहता है और टाइल आपकी खराब होने लगती है, लेकिन एपॉक्सी आपकी जल्दी खराब नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी सर टाइल्स की ज्यादा होती है। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट है अनुभव की बात वेरी यंग एंड टैलेंटेड अनुभव तिवारी। है
Good afternoon, everyone. Myself Anubhav Tiwari, electrical engineering, second year. So my topic है superconducting generators. Superconducting generators. Unlocking the future superconducting generators. मतलब कि हम देखेंगे कि हमारे आने वाले फ्यूचर में सुपरकंडक्टिंग कितने जरूरी होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, ये कितने एफिशिएंट होते हैं और कितने ज़्यादा हमारे लिए जरूरी होते हैं सुपरकंडक्टिंग जनरेटर्स। आगे चलते हैं। The power problems why conventional generators fall short। जो कन्वेंशनल जनरेटर मतलब कि जो हमारे पुराने जनरेटर्स थे पहले से जो चले आ रहे हैं अभी तक, उनमें नॉर्मली एनर्जी लॉस होता है क्योंकि जो उसमें वाइंडिंग होती है वो कॉइल की वाइंडिंग मतलब एल्यूमिनियम की वाइंडिंग्स होती हैं, तो वो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का लॉस होता है। और जो हमारा सुपर कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस का लॉस बिल्कुल जीरो होना चाहिए, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी लॉस होता है पुराने वाले में, और बल्क और वेट हैवी होते हैं और बल्कि होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें लार्ज हेवी कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं, ये कन्वेंशनल नहीं होते हैं जो पुराने जनरेटर्स हैं, इसमें लिमिटेड एफिशिएंसीज होती हैं। अब आएंगे इंट्रोडक्शन टू सुपर कंडक्टिविटी द साइंस बिहाइंड द मैजिक। मतलब सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है हमारी, जो सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टिविटी वो है जहाँ जीरो रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस मतलब कि कोई भी लॉस नहीं होता रेजिस्टेंस का वहाँ पे, और वहाँ पे वाइंडिंग जो होती है वो एल्यूमिनियम की नहीं होती है, सुपर कंडक्टर्स की वाइंडिंग होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे वर्क होता है इसका, क्रिटिकल टेम्परेचर पे वर्क होता है इसका। सुपर कंडक्टिविटी अचीव बिलो अ स्पेसिफिक वेरी लो टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये वर्क करता है सुपर कंडक्टिविटी, और ये मेसनर इफेक्ट पे वर्क करता है। मेसनर इफेक्ट वो होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं आने देता है। और नेक्स्ट हमारा है हाउ सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स वर्क्स। सुपर कंडक्टिंग जनरेटर वर्क कैसे करता है? ये वर्क किया जाता है बहुत ही, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही कूल टेम्परेचर पे वर्क करता है, तभी उसके बाद इसमें करंट अप्लाई किया जाता है, जैसे जनरेट होता है, फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसके बाद रोटेट होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं ट्रेडिशनल जनरेटर्स को लेकर? तो वो ट्रेडिशनल जनरेटर जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल जनरेटर होते थे उस पे इसके एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये इसमें बहुत सारी अनमैच्ड एफिशिएंसी, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये पहले वाले जनरेटर्स से। इसमें जीरो एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू लैक ऑफ रेजिस्टेंस, और ये कॉम्पैक्ट साइज डिजाइन किए जाते हैं, कॉम्पैक्ट डिजाइन किए जाते हैं, छोटे और एफिशिएंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा, और इंक्रीज पावर डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है सुपर कंडक्टिंग जनरेटर की पहले वाले जनरेटर से बहुत ज़्यादा वो होती है, इनकी पावर बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, पावर डेंसिटी, और इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बेटर रिस्पॉन्स टू ग्रिड होते हैं, रिड्यूस मेंटेनेंस, इनकी मेंटेनेंस कम होती हैं, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल्स जो हमारे लगते हैं वो फ्यूल्स बहुत कम मतलब इसका यूज़ ही नहीं होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है, और इसमें बहुत ही कम फ्यूल कंजप्शन होता है, एमिशन को कम करता है, और आउटपुट अच्छा देता है। अगले स्लाइड में आएंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम पावर ग्रिड्स टू रिन्यूएबल एनर्जी। रियल वर्ल्ड मतलब इसका एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में कहाँ होता है? पावर ग्रिड्स में होता है, स्टेबिलिटी और एनहांसिंग एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स पे होता है, और रिन्यूएबल एनर्जीज पे होता है। रिन्यूएबल एनर्जीज पे इसके बहुत सारे होते हैं, जैसे ये मोर एफिशिएंट होता है विंड एनर्जी पे और हाइड्रो पावर प्लांट्स पे, और शिप प्रोपल्शन में लाइटर बनाता है उसको, शिप को ये जो मैग्नेटिक फील्ड
पे वर्क करता है, तो इसमें वो पावरफुल मोटर्स और ट्रांसपोर्ट्स में भी यूज होता है, एरोस्पेस में यूज होता है, एनेबलिंग फ्यूचर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। मतलब ये जो सुपर कंडक्टिंग वो होता है जनरेटर्स है, ये फ्यूचर में हमारे एयरप्लेन्स में भी यूज हो सकता है। इसके ऊपर वर्क चल रहा है ताकि हमारे जो एरोस्पेस में फ्यूल्स लगते हैं वो नहीं लगे। और चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, जैसे इसमें कूलिंग डिमांड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे करने के लिए इसको क्रायोजेनेसिस पे लाने के लिए बहुत ही मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है लो टेम्परेचर में रखने के लिए। और इसका कॉस्ट, जैसे कि कॉस्ट इसके बहुत ही हाई होते हैं, इसके पार्ट्स बहुत हाई होते हैं, और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जितने भी मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ भी वो है, और मैन्युफैक्चरिंग स्केल होती है, बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। और ऑनगोइंग रिसर्च focus on high temperature superconductors and advanced cooling system to overcome these hurdles. The future of power generation of vision for India, energy security, reducing reliance of fossil fuels की जरूरत को कम करता है ये, और स्टेबिलिटी को मतलब लाता है, और सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, इसकी ग्रोथ बहुत सस्टेनेबल होती है। पावरिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स एक्सपेंशन विद क्लीन एनर्जी होता है। और इसमें एक और एप्लीकेशन होता है वो मैंगनीज ट्रेन्स में इसका एप्लीकेशन भी होता है। मैंगनीज ट्रेन्स जैसे चाइना और जापान में यूज़ की जाती है, और साउथ अफ्रीका में भी साउथ में भी यूज़ होती हैं मैंगनीज ट्रेन्स। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे वो ट्रेन्स को चलाया जाता है, इसी सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स के थ्रू ही इसको यूज़ किया जाता है। उसमें नीचे भी मैग्नेट होता है, जो उसकी पटरी होती है उस पर भी मैग्नेट होता है, और जो ट्रेन्स होती हैं उसके साइड्स में वो लगे हुए होते हैं, ऐसे वो साइड्स में लगे होते हैं, वो भी मैग्नेट ही बने हुए होते हैं। तो जिसमें नॉर्थ वाले होते हैं, नॉर्थ की ये दोनों साइड लगे हुए होते हैं रेलिंग्स टाइप के, और नीचे जो उसका वो होता है पटरी, वो भी नॉर्थ की होती है, जिसकी वजह से वो जो ट्रेन होती है जब चलती है तो उसके पहिए एक प्रॉपर स्पीड पे आने के बाद उसके पहिए ऊपर हो जाते हैं, और वो नॉर्मल मतलब एक एरोप्लेन जैसा चलती है उसी स्पीड में, जब एक अपनी स्पीड पे आ जाती है। और इसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है। और चाइना में एक जगह है, वहाँ पे ये 36 किलोमीटर चलती है 7 मिनट्स में। और केसेस स्टडी लीडिंग प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च इन इंडिया, रिसर्च चल रही है इंडिया में इसके ऊपर, सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स के ऊपर। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर डेवलपमेंट, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के डेवलपमेंट में काम चल रहा है। जैसे हाई टेम्परेचर में एनर्जी लॉस हो जाता है, जो पहले के जनरेटर्स होते थे जनरेटर, जो कन्वेंशनल जनरेटर्स होते थे, उसमें जो एफिशिएंसी होती थी उसका लॉस हो जाता था हीट के थ्रू, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी का लॉस हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कूल टेम्परेचर पे वर्क ही हो रहा है, इस वजह से इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इस पे वर्क हो रहा है यहाँ हमारे इंडिया में भी, और बहुत ही जल्द हमारे इंडिया में भी ये मैन्युअल ट्रेन्स चलाई जाएंगी, और इसका वर्क बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा, आगे फ्यूचर में देखा जा सकता है। और पायलट प्रोजेक्ट्स और ग्रिड इंटीग्रेशंस होते हैं, टेस्टिंग सुपर कंडक्टिंग पायलट्स पे भी टेस्ट किया जा रहा है, ये कैसे आगे चल के हमारे इंडिया में
इसको पायलट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। और एकेडमिक और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, एकेडमिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन दोनों मिल करके इस पे सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स पे वर्क कर रही हैं, ताकि हम अपने इंडिया में इसको और बेहतर से ला सकें आगे भविष्य में। थैंक्स। व्हाट इज जनरेटर? जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वही होता है हमारा जनरेटर। टरबाइन? टरबाइन सर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल जो हमारी सर टरबाइंस होती वो जो हमारी सर जो हमारी मतलब एनर्जीज को, जैसे विंड पावर प्लांट में विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वो होती है टरबाइंस। वो होता है उनका वर्क की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। संदीप भी खड़े हो जाओ। संदीप भी खड़े हो। क्वेश्चन पूछो। पुराने जनरेटर में और नए जनरेटर में अंतर क्या है? नए जनरेटर सुपर कंडक्टर पुराने जनरेटर जो हमारे थे उसमें एल्यूमिनियम की कॉइल्स लगी हुई होती हैं, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग्स लगी होती हैं, और उसमें ज़्यादा वो एफिशिएंट नहीं होता है, हीट उसमें ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो रिलायबल नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेंगे नहीं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और जो हमारे सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, और उसमें जीरो रेजिस्टेंस है। जो हमारा सुपर कंडक्टर है उसमें जीरो रेजिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी कंडक्टिविटी देगा। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब ही यही। और जीरो रेजिस्टेंस के लिए लाने के लिए उसको -270 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया जाता है टेम्परेचर पे, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छा है सुपर कंडक्टर जनरेटर, सुपर कंडक्टिंग जनरेटर। अब बात मत करना, ठीक? और कोई पूछेगा? अंशिम सर खड़े हो। खड़े हो यार। खाली बस नेता ही हो। क्या बताएं, कुछ पता है? की बात का जब मन लग रहा है तो तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं। जवाब करता हूँ सर बात नहीं, बात मत जाओ, सीखो, सीखने के लिए इस आए। बात को नहीं कर रहा हूँ सर बैठा हूँ सर। चलो भाई। नेक्स्ट रवि रोहन। थैंक यू। Yes. Good afternoon everyone. Myself Ravi Soni from Electrical Second Year. तो आज हमारा सेमिनार का टॉपिक है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है बिना वायर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फ्लो कराते हैं। तो उसमें हमारा होता है मैग्नेटिक कपलिंग, इंडक्टिव कपलिंग और आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम लोग अपने वायरलेस जो बिना तार के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। तो भविष्य में आने वाले फ्यूचर जनरेशन में हम लोग वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी होता है पावरिंग द फ्यूचर विदाउट पार्ट। यह बिना तार के एनर्जी को ट्रांसमिट कराता है और हम इसके बारे में जानते हैं। इसे हम लोग WPT, BTCT या वायरलेस पावर ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके हम डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग
वायरलेस पावर ट्रांसफर अभी मैंने पहले बताया, आप WPT या बैटरी सिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एक पावर सोर्स होता है जो कि पावर सोर्स से लोड सोर्स तक बिना किसी तारों के हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस करते हैं उसे ट्रांसफर करते हैं। और इसकी सिंगल लाइन डिफिनेशन हम देखते हैं। सिंगल लाइन डिफिनेशन, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी अलाउज डिवाइस टू रिसीव पावर विदाउट प्लगिंग इन वायर। जब हमारे वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है तो उसमें वायर की जरूरत होती है, बल्कि हमारा टॉपिक है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। तो बिना किसी प्लगिंग के हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो हवा में जो होता है कॉइल जो होती है, जो हमारा मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट के थ्रू उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो हमारा उसमें करंट जनरेट होता है। तो इसके हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, इसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जो निकोला टेस्ला थे 19वीं सदी में, उन्होंने वो वायरलेस पावर ट्रांसफर के वायरलेस द पायनियर ऑफ WPT वायरलेस पावर ट्रांसफर के विश्व पाए थे। ही सक्सेसफुली डेमोंस्ट्रेटेड पावरिंग द लाइट बल्ब वायरलेसली ओवर अ डिस्टेंस यूजिंग रेजोनेंट कपलिंग। इन्होंने मतलब दूर से ही वायरलेस बल्ब, मतलब जो हमारा बल्ब होता है उसे इन्होंने इंडक्टिव कपलिंग के थ्रू इसे ग्लो कराया। और इन्होंने एक टावर बनाया था वाटरमेलन क्लिफ टावर, उसी के द्वारा इन्होंने अपने बल्ब को ग्लो कराया था। तो सेकंड है विलियम सी ब्राउन, 1960 के दशक में इन्होंने एक मॉडल हेलीकॉप्टर बनाया था, उसके थ्रू वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया था दूर से, फार फील्ड पावर ट्रांसफर, मतलब दूर से। और एक कंपनी है MIT रिसर्चर 2007 मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्चर, यह एक टीम है जो कि 60 वाट के बल्ब को 2 मीटर की दूरी से ही इन्होंने मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब चुंबकीय अनुनाद के प्रेरण पे इन्होंने मतलब उस 60 वाट के बल्ब को 2 मीटर की रेंज में इन्होंने ग्लो कराया था। और इनकी कंपनी का नाम बैटरी सिटी है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखते हैं, ये किस सिद्धांत में कार्य करता है। अगर ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को हमें पास में ट्रांसमिट करना है तो उसमें इसका यह मैग्नेटिक इंडक्शन और रेजोनेंस के फिनोमिना के प्रिंसिपल के कारण इसका मेन प्रिंसिपल है या छोटे रेंज शॉर्ट एंड मिड रेंज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे कि 8 से 10 मीटर अभी जो हमारी बिजली ट्रांसमिट होती है वो शॉर्ट रेंज के लिए ही डेवलप हो पाई है। वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड रेजोनेंट मैग्नेटिक कपलिंग, इसमें मैग्नेटिक कपलिंग होती है, उसकी वजह से हम लोग वायरलेस बिना तारों के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं। तो हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि इसमें हमें किस चीज की जरूरत होती है। पावर सोर्स होता है जहां से हम लोग सप्लाई देते हैं, और एक ट्रांसमीटर होता है, और उसमें कपलिंग डिवाइसेस ये लगे हुए हैं, इस 2 एंटीनास होते हैं। जब हम लोड कनेक्ट रहता है तब हमें वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। इसमें सप्लाई कोई फिगर है, सप्लाई ट्रांसमीटर की जरूरत होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये मतलब ये फ्लक्स है जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड रिसीवर और ट्रांसमीटर के थ्रू ये मैग्नेटिक कपलिंग होता है। जब हमारा लोड कनेक्ट होता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो सिंपल स्टेप में मतलब छोटे में देख सकते हैं ये और कैसे करता है। सरल स्टेप, ट्रांसमीटर जो होता है, ट्रांसमीटर जो है वो सप्लाई से कनेक्ट होता है, और ट्रांसमीटर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और रिसीवर जो है वो ट्रांसमीटर से मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर कर रहा है। और जो रिसीवर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के बाद इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हम लोड या कंज्यूमर को देके उसे यूज करते हैं। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके पीछे जो हमारा वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, इसके पीछे कुछ फिजिक्स जो है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स मेनली ऑन ये 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और चौथा है माइक्रोवेव आरएफ। चौथा आरएफ का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, या रेडियो फ्रीक्वेंसी पे भी वर्क करता है। इसके मतलब ये 4 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो कपलिंग होती है इसके 4 प्रिंसिपल हैं। तो पहला है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम फैराडे के नियम से भी जानते हैं। फैराडे के 2 नियम होते हैं,
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह जब घूमता है, मतलब जो कॉइल उसमें रहती है, तो कॉइल जब कपलिंग कराते हैं उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर का, तो उसके थ्रू होता है। नियर फील्ड अगर शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं तो इंडक्टिव कपलिंग कराते हैं, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। मिड रेंज के लिए रेजोनेंट इंडक्टिव कपलिंग का यूज होता है। कॉइल ट्यून टू सेम फ्रीक्वेंसी, जो उसमें कॉइल लगी होती है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी उसकी दक्षता अगर सही चाहिए तो उसमें हम लोग देखते हैं। फार फील्ड माइक्रोवेव लेजर बीमिंग लॉन्ग डिस्टेंस एग्जांपल इसमें सोलर पावर। फार फील्ड मतलब हमें दूर से अगर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तब हम माइक्रोवेव लेजर बीमिंग में इसका यूज करते हैं। यह फार फील्ड वाला जो माइक्रोवेव होता है चौथा, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। स्पेस से जो सोलर पावर सोर्स है, और जो स्पेस अंतरिक्ष से सैटेलाइट के थ्रू जो सोलर के रेडिएशन होते हैं उससे हम लोग अपने पावर सोलर पावर जो रेडिएशन होता है उसे फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू सोलर पैनल के थ्रू हम लोग उसे डीसी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसे फिर बैकअप के थ्रू जो हमारा बैटरी होता है उससे हम लोग यूज करते हैं। इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इसमें हमें एसी सप्लाई की जरूरत होती है, और उसमें पीएफसी एक रेक्टिफायर होता है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, और एक कन्वर्टर भी लगा रहता है डीसी टू डीसी कन्वर्ट। जैसे डीसी इलेक्ट्रिसिटी है तो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, या तो डीसी को एसी में करेगा। एलसी रेजोनेंट सर्किट जो होती है वह इंडक्टेंस रेजोनेंट कपलिंग कहलाता है। ट्रांसफार्मर कॉइल और पीएफसी होता है पावर फैक्टर कनेक्शन, मतलब उसके जो सुरक्षा गुणांक होता है उसे हम इंप्रूव करते हैं। पावर फैक्टर हमारा वो होता है जो एक्टिव पावर और अपरेंट पावर के रेशियो से निकलता है, उसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा रहता है। अगर हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो वो डीसी टू डीसी करेगा, या तो डीसी टू एसी। उसमें एलसी रेजोनेंट सर्किट होती है। एलसी रेजोनेंट सर्किट मतलब इंडक्टेंस रेजोनेंट सर्किट होती है। उसमें ट्रांसफार्मर का जो कॉइल होता है मैग्नेटिक कॉइल, वो रिसीवर की कॉइल होती है, दोनों के बीच कपलिंग होता है। और इसमें कपलिंग के थ्रू जो कॉइल होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और उसके बाद रेक्टिफायर आता है लास्ट में। रेक्टिफायर जो कि डीसी को एसी में या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर हम उसके बाद हम लोग कंज्यूमर को सप्लाई दे देते हैं, डीसी लोड लगा रहता है। टाइप्स ऑफ वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। टाइप्स ऑफ वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, उसके जो कपलिंग होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंडक्टिव कपलिंग, दूसरा रेजोनेंट मैग्नेटिक रेजोनेंट कपलिंग, माइक्रो पावर ट्रांसमिशन, और चौथा आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन। तो उसके कपलिंग के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला इंडक्टिव कपलिंग होता है जो कि यह शॉर्ट रेंज के लिए वर्क करता है, यूज्ड इन वायरलेस चार्जर। टाइप्स ऑफ वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, इसमें जो इंडक्टिव कपलिंग होता है शॉर्ट मतलब ये छोटी दूरी के लिए वर्क करता है। जो हमें कपलिंग करानी होती है शॉर्ट रेंज के लिए होता है। यह छोटी दूरी के लिए होता है। वायरलेस चार्जर जो होता है, अब जब हमें अपने एक गैजेट आता है उसके ऊपर हम लोग अपने मोबाइल फोन को रख के वायरलेस बिना वायर के थ्रू हम लोग चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हम लोग देख सकते हैं ट्रांसमिटिंग कॉइल है और रिसीविंग कॉइल है। ये ट्रांसमिटिंग कॉइल होती है, रिसीविंग कॉइल रेजिस्टेंस लगा है इसमें।
और सेकंड होता है मैग्नेटिक रेजोनेंट कपलिंग। ये हल्का इंडक्टिव कपलिंग से ज्यादा रेंज के लिए होता है, जैसे वो फ्यू सेंटीमीटर के लिए वर्क करता है तो वह कुछ यह फ्यू मीटर्स के लिए वर्क करता है, और इसमें सेम फ्रीक्वेंसी के लिए होता है और इसकी इफिशियंसी अधिक होती है। और तीसरा टाइप है कपलिंग का माइक्रोवेव पावर ट्रांसमिशन, लॉन्ग रेंज के लिए वर्क करता है, मतलब जैसे कपलिंग कराना हो, ज्यादा दूरी हो तब ये वर्क करता है। यूज माइक्रोवेव सिग्नल, जो हमारे सिग्नल यूज होते हैं उसमें भी। तो ये हमारा एंटीना रहता है, इसमें एंटीना में जो इंसिडेंट रेज आती हैं, माइक्रोवेव जो रेज आती हैं वो एंटीना में कलेक्ट होता है। उसके बाद एक सर्किट रहती है इनपुट मैचिंग सर्किट, फिर रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, आउटपुट मैग्नेटिक सर्किट होता है। उसके बाद हम लोड या कंज्यूमर को जहाँ पे देना होता है सप्लाई, उसे हम लोग डीसी पावर डिलीवर्ड हो जाता है लोड के पास। और इसका जो चौथा टाइप होता है कपलिंग का, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि लो पावर के लिए इसमें कम पावर हम लोग ट्रांसमिट करा सकते हैं, और ये सेंसर या ज्यादातर सेंसर में यूज होता है। और आरएफडीआई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो कि हमारे हम लोग टावर में देख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के लिए लगा है। ये शॉर्ट रेंज, ये बहुत कम पावर के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल इन डेली लाइफ, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बताया हूं कि जो हमारा मोबाइल फोन है उसे वायरलेसली हम लोग किसी एक गैजेट आता है उसके ऊपर हम लोग रख के चार्ज कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस बिकॉज़ द चार्जर सेंड्स पावर थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र उसमें जनरेट हो रहा है, उसी की वजह से वह पावर को ट्रांसमिट करा पाता है। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। जब वायरलेस पावर ट्रांसफर करेंगे ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मीटर या शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज पे वर्क करेगा। इंडक्टिव टाइप, जो कि मैंने पहले ही बताया 4 टाइप होते हैं। इंडक्टिव टाइप शॉर्ट रेंज के लिए यूज किया जाता है। इफिशियंसी रिड्यूस इफ कॉइल्स आर नॉट प्रॉपर्ली, और जो इसमें कॉइल उसमें लगी रहेगी, कॉइल जो इसमें गोली गोली घूमी थी, अगर उसे हम लोग सही से अगर संरेखित नहीं करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इंड्यूस्ड, जो वोल्टेज इंड्यूस होता है, वह सही से नहीं होगा। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस पावर इज स्टिल डेवलपिंग, और अगर हमें वायरलेस पावर ट्रांसफर कराना है लंबी दूरी के लिए तो हम लोग अभी उसके रिसर्च में लगे हुए हैं। और या अगर हम लंबी दूरी को अपने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कराएंगे तो यह महंगा भी हो सकता है। तो हम इसके कुछ एडवांटेज, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग कुछ एडवांटेज देख सकते हैं। तो जब वायरलेस है तो पहला एडवांटेज यही हो सकता है कि इसमें वायर की रिक्वायर्ड नहीं होगी। और यह अगर जो सेकंड एग्जांपल है लेस डैमेज टू चार्जिंग पोर्ट, जो हमारी मोबाइल फोन होती है उसमें अगर जो उसका पोर्ट होता है, जब हम चार्जिंग पिन के थ्रू चार्ज करते हैं तो उसका चार्जिंग पोर्ट खराब होने का भी हमें भय रहता है। और वायरलेस तरीके से करेंगे तो वो चार्जिंग पोर्ट हमारा खराब नहीं होगा, कन्वीनियंट और सेफ। अगर वायरलेस तरीके से होगा तो वह सुरक्षित होता है और ये हमारे लिए सुविधाजनक भी है और इको फ्रेंडली वातावरण के अनुकूल होता है। और इसमें बैटरी की खपत कम होती है। सेफ्टी इन वेट एंड डस्टी इन्वायरमेंट, जब हमारा वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो चाहे वहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट मतलब खराब रहे या तो गीली, जैसे वायर के थ्रू जा रहा है, हम लोग पैर में कुछ नहीं पहने हैं, ऐसे सप्लाई चालू करने जाते हैं तो हमें कभी कभी झटका भी लग सकता है। और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो उसमें हम लोग गीला भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इन्वायरमेंट अगर वहाँ पे खराब भी है तो कोई दिक्कत नहीं। रिड्यूस स्पार्क एंड शॉर्ट सर्किट, वहाँ पे क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट नहीं होगा अगर वायरलेस तरीके से है और उसमें स्पार्क आग जलने की कोई दिक्कत नहीं है। तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। वर्क्स बेस्ड ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है या शॉर्ट रेंज के लिए वर्क करेगा, काहे कि अभी लंबी दूरी के लिए हम लोग जो एक एमआईटी कंपनी में पहले बताया मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो रिसर्च कर रही है लंबी दूरी के लिए या वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट रेंज के लिए वर्क करेगा। पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी इज लोअर कंपेयर्ड टू वायर, और जो हम लोग वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं अगर वायर के थ्रू करेंगे तो उसमें हमारी पूरी पावर ट्रांसमिट होती है और वायरलेसली करेंगे तो उसमें कुछ उसके दक्षता मतलब एफिशिएंसी में कुछ गिरावट आ जाती है। हाई सेटअप कॉस्ट इनिशियली, और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को हमें सेटअप कराने में फाइनली जो होता है इनिशियल कॉस्ट हमारा बहुत ज्यादा लगता है।
पावर लॉस ड्यू टू रेडिएशन, जो रेडिएशन होगा उसमें या वो हमारे पावर मतलब जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या विकिरण के थ्रू हमारे पावर को कम कर देगा। रिक्वायर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर रहता है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, तभी वह सही से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा जिसके थ्रू इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तभी वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण जो फ्लक्स उसमें मूवमेंट होगा तभी हमें करंट मिलता है। इसके कुछ हम लोग एप्लीकेशन देख सकते हैं, जो कि पहला कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि वायरलेस चार्जिंग पैड, जो एक पैड आता है वायरलेस चार्जिंग पैड, उसके थ्रू हम लोग अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और स्मार्टफोन, लैपटॉप या बीएलएस, एक जो बीएलएस जो पहनने योग्य होता है उसे लैपटॉप या फोन चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को वायरलेसली हम लोग चार्ज कर सकते हैं, कार बस हो गया। मेडिकल डिवाइसेस चार्जिंग इम्प्लांटेड डिवाइस, जो इसमें मेडिकल डिवाइस जो पेसमेकर होता है और वेंटिकुलर होता है, हम इसे बिना डैमेज किए इसे जो मेडिकल डिवाइसेस में है उसे बिना चीर फाड़ किए हम लोग इसे चार्ज करते हैं। इंडस्ट्रियल सेटिंग जो होता है, मशीन को हम लोग सप्लाई देते हैं और मशीन जो हमारे ड्रोन कैमरा होते हैं उसे हम लोग वायरलेस तरीके से सप्लाई देते हैं और इसमें वायरलेस तरीके में कोई मतलब डर नहीं रहता है। और इंडस्ट्रियल में इसका यूज सेंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा स्कोप है, हम पूरे सिटीज में इंटायर जब डेवलपिंग लॉन्ग रेंज के लिए आ जाएगा वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग पूरे सिटीज में यूज करेंगे। डिमांड ट्रांसमिटिंग सोलर पावर फ्रॉम सैटेलाइट, और जो सैटेलाइट से हमें सैटेलाइट से जो एनर्जी प्राप्त होती है पृथ्वी तक, उसमें भी यूज करते हैं। छठवां स्पेस अंतरिक्ष, सोलर पावर सैटेलाइट बीमिंग एनर्जी, जो सोलर पावर होता है जो सूर्य की किरण के जो सूर्य की रेज होती है उससे जो अर्थ तक हमारे रेडिएशन के थ्रू एनर्जी मिलता है उसे फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, फिर डीसी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं इन्वर्टर बैकअप के थ्रू। इसके फ्यूचर में यूजेस देख सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड्स बोल्ट इनटू टेबल कार बसेस एंड रोड। कार बस टेबल में वायरलेस चार्जिंग जो पैड होता है उसके थ्रू हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल है पावर हॉट ड्रोन, जो हमारे ड्रोन उड़ते हैं उसे हम लोग वायरलेस तरीके से सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारी स्मार्ट होम्स हैं ऑटोमेटिकली विदाउट प्लग स्मार्ट होम्स, जैसे हम लोग रिमोट के थ्रू जो न्यू सिस्टम में फैन आने लगा उसे हम लोग रिमोट के थ्रू भी ऑन कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग पूरे रूम की सप्लाई को भी रिमोट के थ्रू वायरलेसली ऑन कर सकते हैं। और यह लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन होता है, मतलब लंबी दूरी के लिए भी हम लोग पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स या स्मार्ट सिटीज में कहीं जो स्मार्ट सिटीज में एक रूम में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज करते हैं। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हमारे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करने लगेंगे तो उसमें जो तार के बुनियादी ढांचे होते हैं उसका यूज कम हो जाएगा। जैसे कि एक होम है तो इसमें हम लोग पहले वायरलेस सप्लाई यूज हुआ है, तो उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं रिमोट के थ्रू पूरे रूम के वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर में यूज जो है वह एक सुविधाजनक और सुरक्षित उसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में। और यह एक एस्थेटिक अपील मतलब यह आकर्षक लुक प्रदान करता है, ताकि इसमें वायर का यूज नहीं होगा, तो इसीलिए आकर्षक वायर करंट टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इफेक्टिव शॉर्ट रेंज चार्जिंग ऑन। इसमें हमारा एसीडीसी ये मेन कंक्लूजन है। ये जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है यह 4 प्रिंसिपल कवर करता है, इंडक्टिव रेजोनेंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो उसमें जो होता है हमारे एसीडीसी सप्लाई देते हैं। इन्वर्टर जो होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता है। रिसीवर ये बीच में जो है यह कपलिंग डिवाइसेस यहाँ पे रहते हैं। और रेक्टिफिकेशन जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेगुलेटर वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, फिर लोड के थ्रू हम लोग सप्लाई को यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर तो फाइनली जो क्यूरी हो वो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इससे पहले
एनर्जी लॉस ज्यादा होता होगा वायर के मुकाबले? हाँ, एनर्जी लॉस इसमें ज्यादा होगा, काहे कि वार्ड में हम लोग पूरे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करा लेंगे। इसमें वायरलेस होगा तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है इसमें ज्यादा, इसीलिए काहे कि शॉर्ट इसी के वजह से ये शॉर्ट रेंज के लिए अभी तक एप्लीकेबल हो पाया है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डिस्कवरी हो रही है। और ये ज्यादा चार्जेबल तो होने का? हाँ, हाई इनिशियल कॉस्ट होता है इसका। शुरुआती लागत। और कोई क्वेश्चन? तुम्हारे साइड में वायरलेस चार्जर के बारे में बात किया है। वायरलेस चार्जर से हम चार्ज करेंगे तो क्या हमारे डिवाइस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? वायरलेस चार्जर से चार्ज करेंगे तो डिवाइस में चार्ज वो मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू चार्ज हो रहा है ना, तो चार्ज हो जाएगा। और जैसे हम प्लग के थ्रू चार्ज करेंगे तो उसका जो जिस डिवाइस को चार्ज करेंगे उस डिवाइस पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। बैटरी से डायरेक्ट वो हीट होगा ना, ज़्यादा तो हीट होगा। तो चार्जर की चार्जर हीटेड के ऊपर ही हमारा डिवाइस रखा हुआ है। मैंने कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, वो हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। और उसमें मतलब जो मोबाइल फोन आता है उसमें डिवाइस लगी रहती है, जब वो चार्ज हो जाता है मतलब पावर नहीं चलता है तो पावर को कट कर देता है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर्किट में? मतलब मैग्नेटिक फील्ड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिवाइस के सर्किट में? मैग्नेटिक फील्ड से उस सर्किट पे इफेक्ट का मतलब सर्किट पे डर क्या है? कौन सा सर्किट? डिवाइस को जिसको हम चार्ज कर रहे हैं तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड से उस डिवाइस में पहले से इक्विपमेंट लगा रहेगा, वो अगर फुल चार्ज हो जाएगा तो हीटिंग होने लगेगा तो कट ऑफ हो जाता है अपने आप। नहीं, ऐसा होता है कि रेडिएशन से डिवाइस की सर्किट में सेमीकंडक्टर चिप्स पे इफेक्ट होता है, तो वो इफेक्ट नहीं होता मैग्नेटिक मैग्नेट के थ्रू तो चार्ज हो रहा है तो उसमें इफेक्ट का पड़ेगा। थैंक यू। अभी तो जो केस ब्रेकर्स आते हैं वो सेल से चार्ज होता है तो वो हार्ट को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो बैलेंसली चार्ज हो है तो उसमें हमारी हार्ट को करेक्ट कर भी तो और टाइम लगेगा। इसीलिए लिथियम बैटरी का यूज करते हैं। अब आपने तो फोकस करा वही क्वेश्चन गलत साबित करने की कोशिश मत करो। ये बताओ ये बताइए खड़े होंगे। सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, बैठे रहो बस लास्ट पेज है। ठीक है, तो जल्दी कौन सा रिजल्ट देंगे? डांस सर जल्दी से राइट साइड करिए और चलिए। यस सर। हमें तो बता देंगे वो देंगे वो सारा देंगे बताएंगे रिजल्ट जो है स्लिप में लिख के जल्दी डाल सकते हो। 2 मिनट अरे नाम बोल दे आप लोग हाथ उठा के। हां ऐसे पड़ेगा, किसको दे रहे हैं? अरे नहीं लास्ट वाले जल्दी हो जाओ। बस एक कागज निकालो, फटाफट लिखो। पेन पेपर नहीं है कोई। चलो ये टाइम बहुत छोड़ो जाके तुम लोग जो है पेपर पहले दे दो। डांसर आई वोटिंग बाय हैंड करवा
अच्छा डेविस कौन कौन रोक ले रहा है? तुम लोग इधर भी हो। एक दो दूसरा कैंडिडेट अनुराग तिवारी। लास्ट कैंडिडेट तो उठा लो। तुम लोगों ने लिख दिया। समथिंग लाइक नॉन आउट ऑफ सिलेबस वाला साइड आउट ऑफ चलो आप तीनों लोग